हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिपना को हमेशा से कार चलाने और नई नई कार में बैठने और खरीदने का बड़ा शौक था। रिपना के पास अपनी थार थी जो उसे उसके पिता महेश ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लाने के तोहफे में दी थी। ऐसे ही एक सुबह महेश अपनी पत्नी काजल के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ रिपना आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो ना बेटा, क्या हुआ? पापा मैं अपनी थार चला चला कर बोर हो गई हूँ। अब मुझे कोई नई महंगी कार चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे बेटा, महंगी कार के लिए महंगे पैसे भी लगते हैं। हाँ तो क्या हुआ, आपकी एक ही बेटी हूँ, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? मुझे नई कार चाहिए तो मतलब चाहिए। हाँ दिलवा देंगे बेटा, पर बेटा अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और हम ना तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस जिस भी लड़के से आप मेरी शादी करोगे उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो मेरी महंगी गाड़ियों का शौक पूरा कर सके। बाकी तो आप जानते ही हैं। बेटा आखिर कब तक ये शौक पाले रखेगी? वक्त सदा एक जैसा नहीं होता है। माँ मुझे मत बताओ प्लीज, आपने अपनी बात कही और मैंने अपनी, बात खत्म। इतना कहकर रिपना वहाँ से चली जाती है और कुछ वक्त बाद अपनी बेटी की जिद को पूरा करने के लिए महेश उसे 60 लाख की ऑडी Q7 लेकर देता है, जिसे लेकर रिपना अपने दोस्तों अनिया और कोमल के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। सभी लोग कार में म्यूजिक बजाकर चिल करते हुए जा रहे थे और रिपना का ध्यान नहीं जाता कि सड़क पर रेड लाइट हो रखी है और एकदम से ब्रेक लगाने के चलते वो धीरज नाम के लड़के की सेंटरों में अपनी ऑडी ठोक देती है। धीरज गुस्से में लाल पीला हुआ गाड़ी से बाहर आता है और कहता है, क्या बात है पापा की परी? अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती है तो घर के गैराज में खड़ी कर दो। हैं? लोगों की गाड़ियों को ठोकती फिर रही हो। अरे मेरी कार को 1 साल भी नहीं हुआ था और देखो तुमने क्या हाल कर दिया। ओ हेलो, क्या है? हाँ क्या सुना रहे हो? अरे जितनी की तुम्हारी कार है ना, उससे ज्यादा तो मेरे कार के रिम की कीमत है। ठुक गई तो ठुक गई, जानबूझकर तो नहीं किया ना। तो सॉरी बोलने और भरपाई करने का भी एक नियम होता है, पर लगता है वो आपके अंदर है ही नहीं। आप तो पैदाइशी बदतमीज लगती हो। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? अभी तक तो मैंने अनजाने में किया था ये सब, अब देखना मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर रिपना वापस अपनी कार में बैठती है और 2-3 बार जोर से अपनी कार से धीरज की कार को टक्कर मारती है और दोनों की गाड़ियों की हालत खराब कर देती है और फिर से बाहर आकर कहती है, दिख गया कि कितनी बदतमीज हूँ मैं, या फिर कोई और बड़ा सबूत दूँ? मिस्टर सॉरी बोलना और भरपाई करना मुझे भी आता है, पर उन लोगों के लिए जो तमीज से बात करना जानते हो। अरे गलती हो गई मानती हूँ, पर तुम तो इतना चढ़ चढ़ कर बोल रहे थे ना। सॉरी जी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर रिपना गाड़ी में वापस से बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब वो अपनी कार लेकर घर जाती है तभी महेश और काजल उसकी कार की ये हालत देखकर कहते हैं, ओह माय गॉड, ये सब क्या है रिपना? बेटा तो ठीक है ना? क्या हुआ? माँ पापा मैं ठीक हूँ, वो एक कार से टक्कर हो गई थी। क्या टक्कर हुई थी? अरे अभी कार को लिए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। तुम जानती हो ना कितनी महंगी है, फिर भी तुम ये हाल करके घर ले आई हो। पापा प्लीज, पहले ही मेरा मूड खराब है, अब आप और मत करो। और हाँ, ये कार अब मुझे और नहीं चलानी, बस मन भर गया मेरा इससे। अब मुझे एक और नई महंगी कार चाहिए। पागल हो गई है क्या? अरे पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं जो आए दिन पैसे तोड़कर तुझे नई कार ला कर देंगे। माँ मुझे जवाब नहीं, कार चाहिए, वो भी नई, जल्द से जल्द, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। रिपना इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। अपनी जिद के चलते रिपना खाना पीना छोड़ देती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और अपनी बेटी की सलामती के लिए महेश और काजल उसे 71,62,000 की BMW Z4 लेकर देते हैं, जिसकी चाबी देते हुए महेश कहता है, बेटा अब की बार तो हमने तेरे शौक को पूरा करने के लिए तुझे ये कार दिला दी है, लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अब अगर तुझे कार चाहिए होगा ना
तो कमा कर खुद ले लियो अपने पैसों से, क्योंकि मैं और तेरी मॉम तुझे सिर्फ पॉकेट मनी ही देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपने पिता की बात सुनकर रिपना कार की चाबी लेकर गुस्से में चली जाती है और अब वो खुद के लिए कोई जॉब तलाशने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी कार में बैठी कहीं जा रही होती है, तभी उसकी कार एकदम से बंद हो जाती है और वो कार से उतरकर आसपास मैकेनिक की दुकान देखने लगती है। तभी उसे एक मैकेनिक की दुकान नजर आती है और वहाँ उसे कोई और नहीं बल्कि धीरज मिलता है और वो रिपना को देखकर कहता है, अरे पापा की परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरी महंगी कार रास्ते में खराब हो गई, बस मुझे वही ठीक करवानी है। क्या मेरी मदद करोगे? अरे क्यों नहीं, यही तो काम है मेरा। चलो पापा की परी, तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर दूं। इतना कहकर धीरज रिपना के साथ उसकी कार के पास जाता है और उसे ठीक कर देता है और कहता है, लगता है अंबानी के छोटे भाई की बेटी हो। क्या मतलब? उस दिन ऑडी और आज BMW, इतनी महंगी कार तुम खुद के पैसों से तो ले नहीं सकती। पक्का पापा नहीं दिए होंगे। वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? उसे मॉडिफाई करके न्यू किया जा सकता है। अच्छा, थैंक यू बताने के लिए, पर मैं खुद के लिए जॉब फाइंड कर रही हूँ। जल्द ही मुझे जॉब मिल जाएगी, फिर मैं खुद की नई कार ले लूंगी। चलो अच्छा है, वैसे ही जॉब ना मिले ना तो चलिए आना, काम सिखा दूंगा और हाँ पैसे भी दूंगा। फिर जितनी मर्जी चाहे कार खरीद लेना, महंगी से महंगी। धीरज की बात सुनकर रिपना वहाँ से चली जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी रिपना को कहीं जॉब नहीं मिलती है और अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कार में पेट्रोल ही डलवा सके। ऐसे ही एक दिन घर के बाहर घूमते हुए उसकी नजर अपनी डैमेज हुई ऑडी पर जाती है और वो खुद से कहती है, कहीं जॉब नहीं मिल रही, और अगर मिल भी गई तो इतना पैसा एक साथ कहीं से नहीं मिल जाएगा कि मैं एक नई 70-80 लाख की कार ले लूं। लगता है उसकी मदद लेनी ही होगी। इतना सोचकर अगले दिन रिपना अपनी डैमेज ऑडी को लेकर धीरज के गैराज में चली जाती है और उसे मदद करने के लिए कहती है, जिसके बाद धीरज और रिपना डैमेज हुई ऑडी को रिपेयर करते हैं। साथ ही उसे मॉडिफाई करके उसे एक न्यू लुक दे देते हैं। इन्हीं सब के बीच रिपना और धीरज एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऑडी के पूरी तरह रेडी होने के बाद धीरज और रिपना उसे 70 लाख में सेल करते हैं, जिसके बाद रिपना उससे कहती है, थैंक यू धीरज, मेरी मदद करने के लिए। तो फिर क्या करना है? इन पैसों से नई कार लेनी है या कुछ और? नहीं, इन पैसों से कोई कार नहीं लेनी है। इतने दिन तुम्हारे साथ मेहनत करके मैंने एक कार को रेडी किया। अब पता चला कि किस तरह मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं। मैं यूं ही इन्हें बस अपने शौक के लिए महंगी कारों पर उड़ा रही थी, पर अब नहीं। अब मैं क्या? बोलो। वो सब बता दूंगी, शौक भी पूरा करूंगी और किसी को तंग भी नहीं करूंगी सिवाय तुम्हारे, क्योंकि धीरज आप मेरे दिल के गैराज में लाइफ टाइम के लिए पार्क हो चुके हैं। शादी कर लो मुझसे, बस सब बता दूंगी। रिपना की बात सुनकर धीरज उसे गले लगा लेता है। कुछ समय बाद दोनों अपने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी रिपना अपनी महंगी गाड़ियों को शौक को पूरा करने के लिए अपनी सभी पुरानी महंगी गाड़ियां जो रिपना ने यूं ही छोड़ दी थी, सभी को धीरज की मदद से एक नया लुक देती है और उसकी कीमत को और ज्यादा बढ़ा देती है और अपनी महंगी गाड़ियों को शौक को पूरा करती है। उफ, क्यों होती है इतनी सर्दी? हे भगवान, ठंडा मौसम हो तो अच्छा लगता है, लेकिन इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए कि कोई काम करने का मन ही ना करे। काम नहीं करूंगी तो सासू माँ सुना सुना कर कानों से खून निकाल देंगी मेरे। कनिका की शादी क्षितिज से बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद एक अच्छी बहू की तरह कनिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, पर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, कनिका की काम करने की स्पीड पर ब्रेक लग जाता है। ऐसे ही दिसंबर का महीना आता है, चारों तरफ कोहरा और ठंडी हवा बहने लगती है। कनिका अपने रूम की खिड़की को जरा सा खोलकर उसमें से अपनी उंगली को बाहर निकालती है और चिल्लाकर बोलती है, हाय हाय हाय, ठंडी ठंडी ठंडी, नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंडा, आज तो नहाना तो बिल्कुल ही नहीं है मैंने। कनिका इतना बोलकर कंबल में दुबक कर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसकी सास मेनका आती है और कनिका से बोलती है, बहू, तू क्या जच्चा की तरह कंबल में दुबक कर बैठी है? चल नीचे, काम करना है बहुत सारा।
माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। अरे मैं सब जानती हूँ तेरे बहाने, एक नंबर की आलसी है तू। अब उठ जा और काम पे लग जा, समझ गई? माँ जी प्लीज। तू उठ रही है या ठंडा पानी गिरा दूँ तेरे ऊपर और पंखा चला दूँ? नहीं माँ जी, आ रही हूँ, आप चलिए। मेनका वहाँ से जाती है और कनिका आलस भरे मन से कंबल में से बाहर निकलती है और जल्दी से शॉल, टोपी, जुराब पहनकर एकदम बर्गर की तरह पैक हो जाती है और मेनका के पास जाती है। उसे ऐसा देखकर मेनका हंसते हुए बोलती है, अरे क्या बनी हुई है ये तू? सारी दिल्ली की सर्दी तुझे ही लग रही है क्या? माँ जी आपको काम करवाना है मुझसे या नहीं? अरे काम का तेरे इस हुलिये से क्या लेना देना है? लेना देना बाद में देखा जाएगा। मुझे ठंड लगती है और ठंड में मुझे आलस आता है, इसीलिए मैंने इतनी सारी चीजें पहनी है ताकि मुझे ठंड ना लगे और मैं काम कर सकूं। अरे ठंड में तो तेरा दिमाग जम गया है, ये इतना ताम झाम पहनकर कैसे काम करेगी तू? पगला गई है क्या? माँ जी आपको मुझसे काम करवाना है ना, तो अपनी सलाह मत दीजिए अब मुझे। मेनका वहाँ से चली जाती है और कनिका खुद को और कपड़ों को संभालती हुई घर के कामों में लग जाती है। वो पूरा किचन साफ करती है और लास्ट में बर्तन धोने के लिए जैसे ही सिंक का टैप ऑन करती है, उसके नीचे हाथ रखते ही वो चिल्लाकर बोलती है, बचाओ बचाओ, मैं जम गई। कनिका की आवाज सुनकर मेनका भागी भागी रसोई में आती है और बोलती है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है तू? माँ जी ठंडा 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 पानी, मेरे हाथ बर्फ हो गए। पर बर्तन तो तूने एक नहीं धोया, सारे वैसे ही पड़े हैं। माँ जी गर्म पानी से धो लूं बर्तन प्लीज, इतना तो रहम खा लो मुझ पे। हाँ हाँ ठीक है, धो ले और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मेनका वापस से अपने रूम में जाती है और कनिका गर्म पानी करके 200 की स्पीड में सारे बर्तन धो देती है और जल्दी से अपने कमरे में आकर रजाई में बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। बढ़ती ठंड के साथ साथ कनिका का आलस भी बढ़ रहा था। ऐसे ही एक दिन कनिका कंबल ओढ़े सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहाँ उसका पति क्षितिज आता है। इतना कहकर क्षितिज किचन में जाता है और जल्दी से 2 कप चाय बनाकर लाता है और कनिका को देता है। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मेनका आती है, जिसे देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। ये सब देखकर वो बोलती है, क्या हो गया? मुझे देखकर तुम दोनों की बत्ती सी अंदर कैसे हो गई? हाँ कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही हंस रहे थे। तो तू अपना मुंह बंद रख, आलस की दुकान। क्षितिज, तू इसे कुछ समझाता क्यों नहीं है? इसे जरूरत से ज्यादा ही ठंड लगती है, सारा सारा दिन कंबल में बैठी रहती है। इतना आलस अच्छी बात नहीं होती है। कनिका, माँ ठीक कह रही हैं। इतना आलस करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हमें खुद को एक्टिव रखना चाहिए ताकि चुस्ती फुर्ती बनी रहे। कनिका दोनों की बातें सुनकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बसर जाती है। ऐसे ही सबके समझाने पर भी कनिका अपना आलस छोड़ने को तैयार नहीं होती। पहले तो वो बस घर के कामों में ही आलस दिखाती थी, पर अब वो खुद की साफ सफाई में भी आलस दिखाने लगती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और ठंड के चलते वो नहाती नहीं है। वो बस डेली बाथरूम में जाती और गीले रुमाल से अपने मुंह को साफ करती और कभी कभी तो वो भी नहीं करती और ऐसे ही मेकअप करके रेडी हो जाती। एक दिन दोनों सास बहू धूप में बैठे मूंगफली खा रहे होते हैं। तभी मेनका बोलती है। मेनका की बात सुनकर कनिका जल्दी से अपने रूम में जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। उसके बाद वो नहाकर बाहर निकलती है और खुद से बोलती है, राम राम राम, आज माँ जी की वजह से मुझे नहाना पड़ गया, लेकिन अब आने वाले 15 दिन तक नहाने की छुट्टी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कनिका का आलस बढ़ता ही जाता है, जिसके चलते वो नहाना, ब्रश करना सब कुछ छोड़ देती है और सारा सारा दिन बस रजाई में पड़ी रहती है, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी बॉडी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी बॉडी पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, जिन पर बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगती है। साथ ही उसके सर में भी खुजली होने लगती है, क्योंकि गंदगी की वजह से उसके सर में जुएं पड़ गई थी। साथ ही उसकी तबीयत भी अब खराब होने लगती है। उसको इस हाल में देखकर मेनका उसे सुनाते हुए बोलती है, अरे नालायक, तुझे कितना समझाया पर तू नहीं समझी। यह सब तेरे आलस की वजह से हो रहा है।
कितना कहा तुझे, लेकिन तू अपने मन की ही करती है। देख कैसे सड़ रही है अब तू। अरे अभी भी वक्त है, अपने शरीर का ख्याल रख ले। हाँ कनिका, आज तुम जिस हाल में हो ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। माना कि तुम्हें ठंड लगती है, काम करने का मन नहीं करता, पर ऐसे बैठे रहने से, खुद को साफ सुथरा ना रखने से क्या मिला तुम्हें? उल्टा तुम बीमार और पड़ गई। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि आलस करना कितना ज्यादा हानिकारक है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी आलस नहीं करूंगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। क्षितिज और मेनका कनिका को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, कनिका रहती हर मौसम साफ। इस तरह कनिका अपने आलस को हमेशा के लिए खुद से दूर कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।